Do you know that most of the cancers today are curable, especially if diagnosed in the early stages? However, in children, the situation is somewhat different. Most of the children रोज़मर्रा हम देखते हैं कि कुछ आदमी ऐसे हैं जो बहुत कमज़ोर से हैं, पतले दुबले हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो मोटे हैं। उनका वज़न जो है उनकी लंबाई के अनुपात में ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा वज़न का होना ही जब मेडिकल भाषा में कहा जाता है तो इसको ओबेसिटी कहते हैं। अगर एक नज़र डालें उस सारे ग्रुप के ऊपर जिसमें लोग मोटे पाए जाते हैं, तो हमें ये दिखेगा कि कुछ तो परिवार हैं जिसके अंदर की आम तौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी मोटापा पाया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वे ऑफ लिविंग की वजह से, जिसको आजकल हम लाइफ स्टाइल कहते हैं, मोटे हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी खान पान की वृत्ति की वजह से मोटे हो जाते हैं, और कुछ लोगों के अंदर दवाइयाँ खाने के बाद या किसी किस्म की बीमारी होने के बाद एकदम शरीर फूलना शुरू हो जाता है। आजकल साइंस की तरक्की इतनी हो गई है कि कुछ परिवारों में जो स्थूलता चलती है उसके लिए उन्होंने कुछ जीन्स भी खोज निकाले हैं कि ये जीन्स होते हैं, इसलिए इस परिवार के लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। और जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसने भी हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम कर दी है। सुबह से शाम तक कुर्सी पे बैठ के काम करने वाला आदमी अगर उसी अनुपात में खाएगा जो कि एक फ़िज़िकल लेबर करने वाला आदमी खाता है, तो नेचुरली उसके पेट पे चर्बी जमा हो जाएगी, उसका शरीर मोटा हो जाएगा। जो हम खाते हैं वो किसी न किसी रूप में कैलोरी की शेप में हमारी बॉडी में जाता है, और जब हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो वो कैलोरी खर्च हो जाती है। तो जितना खाया गया और जितना उसको खर्च किया गया, तो इस जमा खर्च में जहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो वो सारी गड़बड़ शरीर के अंदर चर्बी के रूप में इकट्ठा होने लगती है और वज़न बढ़ जाता है। इस मोटापे से हमारे शरीर के हर अंग के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाता है। सबसे बड़ा विकार ये होता है कि आदमी बेडोल हो जाता है और देखने में अच्छा नहीं लगता, जिसे हम कहते हैं कॉस्मेटिक डिसेबिलिटी टाइप से इंसान में हो जाती है। कि अगर मोटापा है तो उस इंसान में हृदय रोग होने की संभावना एवं ब्लड प्रेशर की बीमारियों की संभावना लगभग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा मोटापे के द्वारा जोड़ों के अंदर दर्द, सूजन और बहुत जल्दी आर्थराइटिस डेवलप हो जाती है। बस सिर्फ चाय लेते हो? कफ की प्रवृत्ति जब शरीर में बढ़ जाए तो शरीर फूलने लगता है। वायु और कफ जब दोनों इम्बैलेंस हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी जो रेशियो है वो जब डिस्टर्ब हो जाती है तो शरीर थुलथुलापन आने लगता है, फुलावट आने लगती है। कुछ ऐसी हर्ब्स हम लाते हैं जो फैट को रिड्यूस करते हैं, इट विल मेल्ट द फैट। देसी दवाइयाँ, देसी जड़ी बूटियाँ, इंडियन मेडिसिन हैं, सो इसलिए 100% सेफ़ है। बहुत गजब के रिज़ल्ट आते हैं। वैसे एक महीने में ऑन एन एवरेज 7-8 किलो तक वज़न कम होता देखा गया है। औषधियों की तो अलग बात है, लेकिन पंचकर्म तो शोधन करता है शरीर का। जब शरीर का शोधन हो जाएगा, शरीर के अवयव ठीक काम करेंगे। जिन कारणों से मेद बढ़ता है, 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 8वां ओज होता है। तो मेद जो धातु है वो शरीर के अवयव जब मेद अधिक बढ़ाने लगेंगे तो मोटापा बढ़ेगा। और पंचकर्म करने से हम बस्ती क्रिया करते हैं। पंचकर्म में वैसे तो 5 क्रियाएं होती हैं, लेकिन साधारण कर अगर हम स्नेहन, मालिश करें और स्वेदन, स्टीम दें तो उससे बहुत लाभ होगा, मोटापा कम होगा। हमारा प्रोग्राम कुछ दूसरों से अलग है, क्योंकि इसमें ना केवल हम वज़न नहीं घटाते, हमें स्किन का भी बहुत ख्याल रहता है। हमारा फैट डिसइंटीग्रेशन सिस्टम है, जिससे हम मेटाबॉलिक रेट बॉडी का बढ़ा देते हैं।
वो इतना बढ़ जाता है कि जैसे वो केवल 1 घंटा लेटा हुआ है क्लाइंट, और उसको करीबन जैसे लगता है कि 10 किलोमीटर वो जो भागने से जो रिजल्ट अचीव होता है वो केवल 1 घंटा यहाँ पे अचीव हम करा देते हैं। हमारा जो प्रोग्राम है ये मशीन्स तो टोटल मेडिकल मशीन्स हैं, हम मेडिकल कंपनी से लेते हैं, जर्मनी से। ये टोटली मेडिकल हैं। कुछ मशीनों के ज़रिए फ़ैट कम करना, जो आजकल काफ़ी हेल्थ क्लब्स में या ओबेसिटी रिड्यूस करने के कुछ ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं, उनमें जो इस्तेमाल होती हैं उनका टेम्परेरीली कुछ देर तो फ़ायदा रहता है, मगर सबसे उसमें प्रॉब्लम की बात ये है कि यदि हम अपने दिनचर्या को, खाने पीने को और व्यायाम को रेगुलेट नहीं करें तो फ़ैट फिर से दोबारा जमा हो जाएगा। और अभी नए तरीके कुछ सर्जिकल मेथड्स हैं, जैसे लाइपोसक्शन है, जैसे पेट में या जहाँ पर फ़ैट जमा है वहाँ से सर्जिकली फ़ैट को रिड्यूस करके निकाल दें, तो उस समय फ़ौरन तो फ़ायदा हो जाता है, मगर वही कहने की बात कि यदि हमारा इनटेक और आउटपुट में बैलेंस नहीं है तो मोटापा फिर से बढ़ता जाएगा। यदि हम ये सोचें कि दवाइयाँ मोटापा कम कर सकती, तो आज तक शायद दुनिया में कोई मोटा आदमी रहता ही नहीं। कुछ दवाइयाँ ऐसी ज़रूर हैं जिनसे फ़ैट मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आ जाती हैं, मगर लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं है। जब भी कोई ओवरवेट का पर्सन यहाँ हमारी ओबेसिटी क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले हम उसकी लंबाई नापते हैं और लंबाई के हिसाब से फिर देखते हैं कि उसका एक्चुअल वेट कितना होना चाहिए। जब हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि इस आदमी का वज़न हमको इतना किलोग्राम कम करना है, कि ज़्यादा उसके शरीर में जा रही है, तब हम उसके हिसाब से कुछ उसको घर की दिनचर्या में परिवर्तन बताते हैं। जैसे उसे सुबह उठ कर के घर के चारों तरफ 4 बार चक्कर लगाना चाहिए। फिर खान पान में परहेज बताते हैं। अगर बैलेंस नहीं आ पा रहा है तो फिर हम ये वर्जिशें बताते हैं। ट्रेडमिल के ज़रिए वर्जिश होती है, इसके अतिरिक्त घुटने की वर्जिश होती है, हाथ की वर्जिश होती है, कमर की वर्जिश होती है, और ऐसी वर्जिश होती है जो कि शरीर के स्पेसिफिक हिस्से से फैट जो जमा होता है उसे कम करने के लिए की जाती है। यदि हम खाने पीने की वस्तुओं में ऐसे पदार्थ लें जिनसे कि हमारे पेट के अंदर भर तो जाए मगर कैलोरी ज़्यादा नहीं दें, जैसे कि सब्जियां हैं या मूली, गाजर या ऐसे फल हैं जिनमें कैलोरीज़ की क्वांटिटी कम होती है मगर पेट भर जाता है, तो खाने की जो इच्छा होती है वो ज़्यादा नहीं रहती है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो ख़ास तौर से कोलेस्ट्रॉल, जो कि फ़ैट के फॉर्म में अंदर जमा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की कमी होती है, जैसे कि दही या मट्ठा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। खाने पीने की कुछ वस्तुएं जैसे कि चिकनाई या तले पदार्थ या चीनी वाली चीज़ें, मिठाइयाँ, यदि हम ऐसी चीज़ें खाएं तो उसके हिसाब से अपना व्यायाम रखें या अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो ये अंदर जाके जमा नहीं होती हैं। छाछ है, मट्ठा है, इसका प्रयोग एक रसायन रूप में बहुत कुछ आयुर्वेद में वर्णन है। छाछ जो है ये मनुष्य को जीवन दान देता है और शरीर के अंदर जो विषाणु होते हैं आंतों के अंदर उनको बाहर फेंकता है। जो नित्य छाछ का प्रयोग करते हैं उन्हें रोग नहीं होते, और रोग होते हैं तो वो एक बार निकल जाते हैं तो फिर मुश्किल से आ पाते हैं। तो इसलिए छाछ का नित्य प्रयोग करना बहुत ही आयुर्वेद के अंदर कहा गया है। कहा भी है कि खाने के बाद छाछ का प्रयोग, रात्रि के मध्य में दूध का प्रयोग और अंत में जल का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा। पित्त की प्रकृति जिन लोगों की होती है उनको पाचन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है और स्नायु मंडल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। उस तरह के जो रोग होते हैं उन पर छाछ का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। आप देखिए आजकल पेट की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, नर्वस सिस्टम की बीमारी बहुत ज़्यादा है, तनाव में लोग रहते हैं, न तो खाने का समय है और न सोने का समय है, तो इसलिए पित्त की विकृति अधिक बढ़ती है। ऐसे लोगों को अगर छाछ का प्रयोग किया जाए तो बहुत लाभकारी होता है। छाछ पीने से पेट का पाचन क्रिया ठीक रहती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। आजकल कहते हैं ना एम्बोबाइसिस बहुत, हर पानी का बड़ा दूषित हो रहा है, तो छाछ अगर पिएंगे तो वो रोग नहीं होता एम्बोबाइसिस का। दूसरी बात, तनाव में बहुत लाभ करती है, ब्लड प्रेशर नहीं होता जो लोग छाछ का प्रयोग करते नियमित। छाछ के पीने से आदमी दीर्घजीवी होता है, लेकिन इसके साथ
अगर किसी को कफ की प्रकृति है, जुकाम वगैरह रहता है, गला खराब रहता है, या शरीर में दर्द हो रहते हैं या जॉइंट पेन रहते हैं, उनको छाछ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो नुकसानदायक हो जाता है। आज का नवयुवक और नवयुवती कल का माता पिता है। उनके शरीर में अगर भोजन के अवयव समुचित मात्रा में ना हो तो इसका असर संतान, आने वाली संतान के ऊपर बहुत पड़ता है। हमने अपने विशेष अध्ययन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पाया कि जो नवजात शिशु हैं, जो पैदाइशी बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, उनके माता पिता, इस विशेषकर माताओं में भोजन या कुपोषण काफ़ी अधिक होता है। इसका असर आने वाली संतान पर या भ्रूण पर यह होता है कि भ्रूण अपने समुचित विकास को नहीं पाता है, उसका वज़न और नॉर्मल बच्चे के अनुपात में बहुत ही कम होता है। अलावा इसके उसके शरीर में कोई न कोई पैदाइशी बीमारी होती है। स्त्री को माँ बनना है, माँ बनने से पहले उसके शरीर में जो भी भोजन के अवयवों की कमी है वो दूर होनी चाहिए। जो अवयव पाए गए हैं भ्रूण के ऊपर अपना असर डालने वाले, जिनकी कमी है, वो हैं विटामिन ए की कमी, जिंक की कमी, प्रोटीन्स की कमी और अन्य अवयव जैसे फोलिक एसिड, इसकी कमी। ये फोलिक एसिड और विटामिन ए स्पेशली और जिंक, ये तीन चीज़ें, तो इनका असर भ्रूण, बनते हुए भ्रूण के ऊपर बहुत ही पड़ता है। अगर इनमें कमी होती है तो भ्रूण के अंग अवयव अंदर से ठीक से नहीं बन पाते हैं। जो भी प्राकृतिक सब्जियां और फल हैं मौसम विशेष के, उन सब में प्रचुर मात्रा में विटामिन, जिंक और फोलिक एसिड होता है। इसलिए कोई विशेष लेना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फल लेना और हरी सब्जियां लेना और दूध, ये तीनों होने वाली माँ के भोजन के विशेष अंग होने चाहिए। भ्रूण जो बनता है पहले 3 माह में बन जाता है, और उस 3 माह में अगर शरीर में माँ के कमी थी तो बाद में उस कमी को दूर करने से भ्रूण का ठीक डेवलपमेंट या ठीक विकास नहीं होता है। किसान के साथ बहुत आसानी से इस बात को समझा जा सकता है। जैसे किसान भूमि की सेवा करता है बीज डालने से पहले, तब उसको अच्छी पैदावार मिलती है। वही मैसेज, वही संदेश हम देना चाहते हैं कि पृथ्वी के तरह से माँ के भी विशेष भोजन की व्यवस्था बीज आने से पहले होनी चाहिए, भ्रूण बनने से पहले होनी चाहिए, तभी हम अच्छा स्वस्थ बच्चा पा सकते हैं। अमृत प्रभा के दर्शकों को चिरंजीव निरामय। पौराणिक कथाओं में आया है, समुद्र मंथन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का धारक कल्प वृक्ष निकला था। बहुत संभव है वो कल्प वृक्ष नीम का वृक्ष ही हो, कारण अनादिकाल से अब तक नीम का वृक्ष ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है। लेकिन इधर कुछ अरसे से इसे हमसे छीनने की साजिश हो रही है। भारतीयों के जीवन में नीम की भूमिका का अनावरण। वनौषधि नीम अमृत वृक्ष है। समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों ही निकले थे। धरती पर आज भी ये मंथन सतत प्रवाहमान रहता है। इस पर गुजरे हवा के झोंकों का प्रभाव हो, पर्यावरण की शुद्धि हो या फिर उसके सभी अंगों का उपयोग, ऐसा जान पड़ता है कि सब कुछ मानव हित के लिए ही
प्रकृति ने ये अनुपम उपहार हमें दिया है। आज इसे ही हमसे छीनने की लगातार कोशिश हो रही है, किंतु नीम हमारा है। आज विश्व में नीम पर बड़ी चर्चा हो रही है। नीम वृक्ष जो है वो भारतीय वनस्पति शास्त्र का एक प्रधान वृक्ष है और चिकित्सा शास्त्र में भी इसकी बहुत बड़ी प्रधानता है। हम तो ये कहने में समर्थ हैं कि नीम कोई व्याधि ऐसी नहीं जो नीम के उपयोग से ना हट सकती हो। नीम भारतवर्ष की एक अमूल्य निधि है। वेदों से लेकर आधुनिक समय में होने वाले जितने भी निघंटु ग्रंथ हैं उन सब में इसका वर्णन है। केवल वर्णन ही नहीं है, उसकी आकार, प्रकार, ऊंचाई, पत्तियों की रचना, त्वचा की रचना, मध्य त्वचा की रचना, मूल की रचना, इन सब का विस्तृत वर्णन है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा पहला उपयोग इसका पर्यावरण की शुद्धि के लिए निम्ब पत्र का धूम के रूप में वेदों से प्रारंभ हुआ। नीम एक ऐसा औषध है कि जो ज्वर में भी उपयोगी है, जो प्रमेह में भी उपयोगी है और इसका कुष्ठ रोग में भी है, रक्त दोषों में भी उपयोगी है। तो इसलिए इसमें से और अति संतान उत्पन्न होता हो तो उसको रोकने, संतानोत्पत्ति रोकने के लिए भी उसका उपयोग है। तो इसमें रस, गुण, वीर्य, विपाक, इन दृष्टियों से इसका गुणों का काफ़ी लंबा चौड़ा विवेचन है और उसके हिसाब से कुष्ठ में, स्किन के डिसीज़ में, उसका पीने के लिए, स्नान के लिए, रसोई बनाने के लिए, लेपन के लिए, इन सब के दृष्टि से बाहर और भीतर दोनों तरह से उसका उपयोग करने से स्किन के डिसीज़ में लाभ होता है। सबसे जो अच्छा योग है उसका नाम है पंचनिम्बलो चूर्ण। शारदा संहिता का योग है। स्प्लीन की माइलोल्यूक्यूमिया हो, कैंसर तक बीमारियों में, ग्लैंड्स के विद्युतियों में, ट्यूमर वगैरह में इसका हम सब उपयोग करते हैं। नीम का पत्तों का उपयोग जो है इसको छाया में सुखाना चाहिए। पत्ते लेकर के छाया में सुखाए जाएँ और अच्छा तो यह है कि नीम के 5 अंग लेने चाहिए। नीम के फूल भी हों, पत्ते भी हों और उसकी गिरी भी हो, छिलका भी हो। इस तरह 5 अंग लेने से उसका नाम पंचांग होता है। नीम के पंचांग से निम्बादि चूर्ण, पंचनिम्बलो चूर्ण, निम्बादि वटी, इस प्रकार नाना प्रकार की बहुत ही औषधियाँ बनती हैं। लिवर के लिए ये अच्छा है, खून साफ के लिए ये अच्छा है, बवासीर के इलाज के लिए इसकी नीम की बीजों की गोलियाँ बनती हैं। वो बहुत ही उच्च कोटि का योग है। और किसी प्रकार का भी मुंह पे छाइयाँ पड़ गई हों बच्चों को, औरतों को, जो आजकल मुहासे वाले निकलते हैं, उन पे घिसके लगाने के लिए हल्दी के साथ इसका उपयोग करते हैं हम। नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष शक्ता है, दाता समः सत्यपरः क्षमावान आप तो सेवी च भवत्य रोग है। ये कारण ऐसे ऐसे बताए। तो विहार के लिए ये जो है निम्ब बहुल क्षेत्र में अगर हम विहार करें तो वहाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए श्वास, आपका हृदय रोग, आपके जो है यकृत, ज्वर, इनकी समाप्ति के साथ साथ आमवात की समाप्ति होती है। वेदों में इसके धूम्र से विभिन्न प्रकार के जीवाणु निषूदन की प्रार्थना की गई। उसके पश्चात हमारे आयुर्वेद के संहिता ग्रंथों में इसका विपुल वर्णन है। सबसे प्रधान इसका जो कार्य है वह त्वचा पर है। त्वचा पर होने वाली जितनी भी विकृतियां हैं जो हमारे पित्त प्रधान व्याधियों से होती है, उसमें कुष्ठ भी प्रधान है। कुष्ठ के लिए भी इसकी त्वचा का प्रयोग, इसके निम्ब के पत्र का प्रयोग, इसकी फल की मींगी का प्रयोग और उसके प्रयोग से कुष्ठ को नाश होते हुए माँ खदिरादि, घनवटी और निम्बादिक्वात, महानिम्बक्वात, इस तरह से विभिन्न नामों से इसका वर्णन किया, घृतवी बनाए। और इसके साथ ही साथ आज के युग में सबसे भयंकर बीमारी पाइल्स, अर्श के लिए इसकी मींगी का मरहम बहुत ही अतुलनीय है।
इसके उपयोग से अर्श समाप्त होते हैं। नीम इतना जनोपयोगी, साधारण जनता के लिए इतना उपयोगी और सस्ता सैल हो गया है कि अब दुनिया के सारे जितने लोग हैं वो इसकी उपयोगिता को इतना गहराई से देखने लगे हैं कि यदि जिस घर में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस बस्ती में ये पौधा होगा वहाँ लोग बीमार नहीं होंगे। इसलिए वह जितने भी बाहर की हवा के अंदर वायरल वगैरह वायरस जो कुछ भी आते हैं, मतलब दूषित जो जीवाणु आता है रोग पैदा करने का, जिस गांव में ये होगा वहाँ बीमारियाँ कम फैलती हैं। तो इसलिए इसके नीचे बैठने से नाना प्रकार की जो दृष्टि की बीमारियाँ हैं, मस्तिष्क की बीमारियाँ हैं, चर्म की व्याधियाँ हैं, सब चली जाती हैं। तो नीम की तो हमारी ये महिमा है कि सभी तरह की जो व्याधियाँ हैं जो आम से होने वाली है, आहार विहार से जो कच्चा रस बनता है, कच्चा रक्त बनता है, उन सब में ये प्रभावशाली है। तीव्र ज्वर, बहुत 103, 104, 105 ज्वर हो, उस वक्त इसका उपयोग अंतः प्रयोग में, खाने में, और वायु अगर लगाने में भी लेवें तो बहुत ज्वर विदिन 1 आवर बहुत कम हो जाता है। हरिद्रा है, हरितकी है, इनके उपयोग से अगर नींब के साथ मल्लम बनाते हैं, कोई जो है घी बनाते हैं, तो वह त्वचा और सौंदर्य को बड़ा विशुद्ध करता है। इस बार आहार विहार में विशेष चर्चा। हमने ढूंढा था आयुर्वेद वालों ने कि कोई व्याधियाँ पहले कैसे पैदा हुई, तो वहाँ ये आता है कि किस प्रकार ज्वर कैसे सबसे पहले पैदा हुआ, जिसको आजकल डायबिटीज़ कहते हैं, मधुमेह कैसे हुआ। गणेश जी बहुत लड्डू खाते थे, चलते कम थे, शरीर बड़ा भारी था, गजानन थे। इन सब बातों के होने पर और कुछ और कारण हो गए, दोनों भाइयों के आपस में विद्रोह होने से उनको रोग पैदा हो गया। कोई रोग सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट हुआ, उसकी चर्चा कहाँ चली, हालत को था तो पहले भी हो, लेकिन किस तरह संसार में उसका ज्ञान आम लोगों को हुआ, ये चर्चा हमारे श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में बहुत उपलब्ध हैं, ताकि ज्ञान हो लोगों को कि किन किन कारणों से रोग पैदा होते हैं। केवल उस निमित्त ही होती हैं, वरना तो रोग तो सारे जितने हैं हमारे यहाँ। जो पद्धति हमारी है वात पित्त कफ की, आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है पंच भौतिक वात पित्त कफ, उन तीनों में से हम करके सारे संपूर्ण जगत को, सारी आहार विहार को हम अपने वात पित्त कफ निर्णय लेकर के करते हैं। जैसे जानते थे कि ये जो परमाणुवाद है, इन कैसे परमाणु से एक अवयव बनता है, असंख्य परमाणु से एक शरीर बनता है, वो सब जानते थे। उसका मतलब ये हुआ कि असंख्य बीमारियाँ बन जाती, इसलिए उन्होंने उस सिद्धांत को जानते हुए भी नहीं बनाया, और उस सिद्धांत को बनाया जिसका एक शॉर्टकट करके छोटा रास्ता कर दिया वात पित्त कफ के हमारे दो सिद्धांत का, ताकि एक जो चिकित्सक है और जो रोगी है अथवा जो रोगी नहीं है वो भी अपने आप को बड़ी आसानी से इस तरीके से समझ सके कि हम किस तरह स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए जीवन के अंदर स्वस्थ रहने का जो सबसे बड़ा उपाय है रोग ना होने का, रोग होने से पहले उसको रोकने का, रोग होने पर चिकित्सा, और जीवन कैसे लंबा हो, ये सब उपाय आयुर्वेद के अंदर वर्णित है। बच्चों में खून के अलावा भी कई तरह के कैंसर होते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। महर्षि सुश्रुत के वंशज उसे निकालने में पूरी तरह से सक्षम हैं। इस बार के अनुसंधान में इसी शल्य क्रिया का दीदार। शरीर के भीतर मौजूद अंग हों या फिर बच्चों की जन्मजात विकृतियां अथवा उनमें भयावह रोगों से मुक्ति, सब में शल्य चिकित्सकों को आज सफलता मिल रही है। बच्चों में शल्य क्रिया से पीड़ा को समूल नाश करना इन चिकित्सकों का मुख्य उद्देश्य है। महर्षि सुश्रुत के ये वंशज अपने पुरखों की उपलब्धियों के संग आगे बढ़ रहे हैं और शल्य क्रिया के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं, जिसके तीनों दोष यानी वात, पित्त और कफ सम होते हैं, जिसके सभी धातु सामान्य रूप से काम करते हैं और जिसका मस्तिष्क और ज्ञान प्रसन्न रहता है, वही व्यक्ति विशेष रूप से स्वस्थ होता है। सुश्रुत भारतीय चिकित्सा विज्ञान में गुरु कहलाते हैं और इन्होंने जो बातें अपने टाइम में बताई, उनको ये सारी बातें मालूम थी जो बीमारियां आजकल हैं, और उन्होंने उसके बारे में पूरी जानकारी हमको दी थी। उन्होंने एक चिकित्सा संहिता करके किताब लिखी और उसमें एक चैप्टर लिखा जिसका नाम था चिकित्सा स्थानम, और उसमें उन्होंने उन बीमारियों के बारे में, जैसे
पेशाब की थैली में पथरी होती है, या आंतों का ऑपरेशन है, या नाक बनाने के ऑपरेशंस हैं, तो उन सब के बारे में उन्होंने जगह बताई थी कि किस जगह पेट में चीरा लगाकर किस जगह का ऑपरेशन कर सकते हैं। और नाक पर जो उन्होंने फ्लैप बनाना था माथे से टिश्यू लेकर, वो इवन आज भी बनाया जा रहा है। सुश्रुत ने क्षारवृत्ति, क्षार सूत्र तथा क्षार का वर्णन बवासीर, भगंदर, विदहृदि जिसको हम एब्सेस कहते हैं, नासूर, क्रॉनिक साइनसिस इत्यादि में प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत संहिता में ही क्षार सूत्र को कैसे बनाया जाता है इसका विशद वर्णन मिलता है। काफ़ी समय तक ये विधा आयुर्वेद की लोकप्रिय नहीं रही। 1962 में सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद विभाग के प्रोफेसर प्रभाकर जनार्दन देशपांडे ने सबसे पहले सुश्रुत के में वर्णित क्षार सूत्र को एक वैज्ञानिक रूप में देख करके उसका उपयोग बवासीर तथा भगंदर के रोगों में करने का विचार किया। क्षार सूत्र शल्य क्रिया में वनौषधियां, विशेषकर थूहर का दूध, हल्दी और वनौषधि अपामार्ग क्षार का धागे के संग उपयोग कर प्रयोग में लाया जाता है। क्षार सूत्र शल्य क्रिया में यही वनौषधि लेप युक्त धागा ही भयावह बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। क्षार सूत्र शल्य क्रिया की इस अद्भुत तकनीक से नासूर, भगंदर जैसे रोगों से आसानी से निजात दिलाई जा सकती है। 90 से लेकर के 95-96% तक, 98% तक जो है रोगियों में सफलता मिलती है। और विशेषता ये कि रोगी को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता नहीं होती, रोगी चलता फिरता रहता है। आधुनिक युग में शल्य चिकित्सकों को शल्य क्रिया के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां मिल रही हैं। बच्चों में कैंसर का इलाज बिल्कुल संभव है और इनका बायोलॉजिकल बिहेवियर एडल्ट्स के कैंसर से डिफरेंट है। अगर बच्चे में किसी कारण से खून की कमी हो रही है और जांच पड़ताल से 3 वीक्स के अंदर में 3 हफ्तों में ये ना समझ में आए कि ये खून की कमी किस वजह से है, तो इसको ल्यूकीमिया के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर बच्चे के गांठ गर्दन में है या पेट के अंदर कोई रसौली है और उसका बच्चे का वजन कम होता जा रहा है, तो इसका तुरंत कैंसर के लिए इलाज करना चाहिए। बच्चों में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और दवाइयों के जरिए इन सब का इलाज, कैंसर का इलाज किया जाता है। हम ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा, कैंसर का हिस्सा हम सर्जरी के द्वारा या शल्य चिकित्सा के द्वारा निकाल दें, ताकि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की डोज कम हो जाए, क्योंकि ये दोनों ही बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। और अब थोड़ी देर विमर्श। धर्मार्थम नापि कामार्थम आयुर्वेदो महर्षिभिः प्रकाशितः धर्मपरैर् इच्छिद्भिः सिद्धिमुत्तमाम्। सबसे पहले प्रकृति तो इस जीव के मानव शरीर की माता के गर्भ में बनती है। जो माता आहार लेती है या तो उससे जो उसका जीव रक्त बनता है, जिसको आजकल ओवम कहते हैं, ऐसे जो आदमी पुरुष जो है वो आहार खाता है, उससे उसका जो शुक्राणु बनता है। दोनों के मिलने के बाद जब गर्भ स्थिति होती है, दोनों का सम्मोचन होता है, एक ही भाव हो जाता है, तो एक प्रकृति होती है, उसको कहते हैं गर्भज प्रकृति, माता पिता के गर्भ से पैदा होने। इस अंक को विराम दें कि पहले मिलिए अपने औषधि मित्र से। इस वृक्ष का नाम वरुण है। हिंदी में इसको वरुण कहते हैं और वरुणा भी कहते हैं और वरुणा भी कहते हैं। ये वृक्ष जैसे इसके 3 पत्ते होते हैं, बिल की तरह इसके पत्ते होते हैं, बिल वृक्ष की तरह ही। इसका ये फल लगता है और इसका ज़्यादा इसके पत्ते और फल ये सब काम आते हैं। गुर्दे की बीमारी में जिसको किडनी कहते हैं, वृक्ष भी कहते हैं, जिसमें खराब होने से नेफ्राइटिस रोग हो जाता है, वृक्षोत हो जाता है, जिससे पिछली में सूजन आ जाती है, लिवर और यकृत और हृदय खराब हो जाते हैं, उनके लिए आयुर्वेद की सबसे बेस्ट दवाई है। इसकी वरुणादि क्वाथ, वरुणादि लो, पथरी पड़ जाए, पथरी को तोड़ने के लिए इससे अच्छी दवाई आयुर्वेद में कोई नहीं है।
यदि पंचतृणमूल के काढ़े के साथ इसको लिया जाए तो गुर्दे की 90% बीमारी से दूर हो जाती है। इसके पत्ते, फल और छिलका लेकर के इसे काढ़ा बनाकर डिकॉक्शन जिसको कहते हैं क्वाथ, उसको पिए। उससे आदमी की सूजन चले जाएगी, पेशाब खुल के आएगा, कोई दवाई पेशाब आवर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुर्दा बिल्कुल साफ हो जाएगा, यूरिया ब्लड यूरिया घट जाएगा। और कहीं भी जिसमें पानी इकट्ठा हो या गुर्दे के अंदर कोई किसी किस्म की स्लाइजेशन हो जाए, कोई चीज़ रुक जाए या सूजन आ जाए, उसको दूर करने के लिए इससे अच्छी दवाई कोई नहीं। और इसके चूर्ण और छिलके का पाउडर भी पिया जा सकता है। रख लें कुछ, जब चाहे पानी भिगोया, पानी उबाल के उसको पी लिया, या पानी वैसे पी लिया, जरूरी नहीं कि उबाल के पीना, उसको सादा पी सकते हैं। पर गुर्दे की ऐसी अच्छी दवाई है पथरी के लिए, गुर्दे के अंदर कोई चीज़ रुक जाए सूजन के लिए, इस अच्छी दवाई आपको बहुत कम मिलेगी। इसका नाम वरुण है। हर घर में हर आदमी जानता है इसका नाम गेंदा है। इसको सहस्र पत्र भी कहते हैं। एक एक फूल के अंदर 1000 पत्ता होता है। ये इसके जो फूल है, इसकी जो पत्तियां हैं, ये मधुमेह में, डायबिटीज़ में बहुत ही अच्छी है। इसका अभी उपयोग किया देखा गया है कुछ रोगियों पर। इससे मूत्र में शर्करा, रक्त की शर्करा बहुत जल्दी कम हो जाती है। इसकी जो पत्तियां हैं, इसका एक कल्क बना करके अर्श के मस्सों के ऊपर, बवासीर के, पाइल्स के मस्सों पर बांधा जाता है। इससे वेदना शांत होती है, रक्त शांत होता है। और इसके जितने भर इसके और बाकी अंग भी हैं, उनका उपयोग भी हम भिन्न भिन्न व्याधि में करते हैं। विशेष तौर पर ये मधुमेह के लिए इसके फूल की पत्तियां और इसके पेड़ की पत्तियों का प्रभाव जो है वो इसके अर्श के लिए, पाइल्स के लिए बहुत काम आता है। वैसे खा के, चबा के खा के पानी पी लें, बहुत ही सिंपल दवाई है।